गुड मॉर्निंग। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब बिफोर आई स्टार्ट विद दिस पार्ट, लास्ट टाइम हम लोग जो टॉपिक पे थे वो यहाँ पे देख लेते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक, क्रिमिनल रेमेडीज क्या रहेंगे इन कॉपीराइट एक्ट, एज वेल एज हम लोगों ने देखा था दैट वी हैव CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एंड उसके अंदर कोई एक क्राइम को हम लोग कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल कैसे बताते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर पनिशमेंट जो है वो 7 years या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, मतलब जब तक एक पूरा लाइफ का आपका पीरियड जो है वो जेल में ही रहेगा, बराबर है, या फिर डेथ पनिशमेंट है, तो वो टाइम पे विल कंसिडर दिस एज अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। देन अगर 3 to 7 years के बीच में है, देन ऑल्सो विल कंसिडर इट एज अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। एंड अगर 3 years या उससे कम है तो फिर हम लोग उनको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कंसिडर करेंगे, जहां पे बेल पॉसिबल है, बराबर है। अब यहाँ पे हर जगह पे हम लोगों ने एक एक टर्म डिस्कस किया है, दैट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, एंड विच इज नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। मतलब अगर क्राइम जो है वो ज़्यादा सीरियस नेचर का नहीं है तो अरेस्ट होने के बाद में आपको बेल मिल सकता है ना। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होगा, वंस द पर्सन इज अरेस्टेड उसके बाद में बेल नहीं हो सकता। तो आप देखो कि अगर यहाँ पे एक बार अगर कोई ऐसे क्राइम में अगर पर्सन गया जिसमें अरेस्ट होने के बाद में बेल नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम लोग के पास प्रोसीजर क्या है। सो फॉर दैट वी हैव, ध्यान से देखना, वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज एंटीसिपेटरी बेल। क्या बोला है देखो यहाँ पे, दिस बेल इज अ डायरेक्शन टू रिलीज अ पर्सन ऑन अ बेल इश्यूज इवन बिफोर द पर्सन इज अरेस्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मुझे लग रहा है कि मैं अगर अरेस्ट होने वाला हूँ ऑन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, दैट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं अरेस्ट होने के पहले ही इन द एंटीसिपेशन मीन्स मुझे लग रहा है कि वो क्या अभी मेरे अगेंस्ट वो अरेस्ट वारंट निकलेगा, तो पुलिस आके मुझे अरेस्ट करे उसके पहले ही मैं जाके कोर्ट के पास से टाइम मांग लूंगा, विच इज कॉल्ड एज एंटीसिपेटरी बेल। जो कोई स्पेसिफिक क्राइटेरियाज अगर फुलफिल हो रहा है देन कोर्ट विल परमिट मी दिस एंटीसिपेटरी बिल। ठीक है, याद रखो। सो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस जब होते हैं, जहाँ पे एक बार अरेस्ट होने के बाद में आप वापस जब तक डिसीजन नहीं आता केस का तब तक बाहर नहीं आ सकते, तो वो टाइम पे जो भी पर्सन है अगर उनको लग रहा है कि अभी मैं अरेस्ट होने वाला हूँ ऑन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन दे कैन जस्ट डायरेक्टली गो एंड फाइल फॉर एंटीसिपेटरी बेल, दैट इज इन अ एंटीसिपेशन। आई होप मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। एंड ये जो है दिस कम्स अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC। सो मेनली जो पॉलिटिशियंस है ना, सबसे ज़्यादा ये सेक्शन 438 ऑफ CRPC जो है ये उनके बहुत काम का है इंडिया में। बेसिकली यही सबसे ज़्यादा उनको यूज़ करते हैं। तो जब कभी अगर कोई पॉलिटिशियन अगर अरेस्ट होने वाले रहता है ना, तो वो डायरेक्टली जाके ये एंटीसिपेटरी बेल जो है इसको वो ट्राई करता है इसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब इसका जो एक पैटर्न है वो स्टार्ट हुआ था महाराष्ट्र से ही। ठीक है, 1985 में समथिंग कहीं से तो हम लोगों ने चालू किया था। अब दूसरी बात, दूसरा एक होता है एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल।
आजकल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। अब ये एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल क्या होता है? सपोज मैं मुंबई में हूँ, ठीक है, और सॉरी, मेरा ओरिजिनल रेसिडेंट सपोज दिल्ली में, और फिलहाल मैं मुंबई में हूँ। मुझे पता है कि मेरे अगेंस्ट एक कॉग्निजेबल क्राइम के अगेंस्ट, जैसे आप देखो कि अभी वो एक टूल किट वाला एक टूल किट केस चल रहा है, जहाँ पे फार्मर्स के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे वो टाइम पे ये ग्रेटा थनबर्ग ने कुछ ट्वीट्स किए थे, और उसके बाद फिर बहुत सारे इंडियंस जो है वो उसमें इन्वॉल्व निकले, एंड अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई एक पर्सन जो ओरिजिनल दिल्ली में रहता है, अभी वो मुंबई में है, और उसको पता है कि उसके अगेंस्ट दिल्ली में अरेस्ट वारंट निकलने वाला है। ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने? मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, और अरेस्ट वारंट जो है मेरे अगेंस्ट वो दिल्ली में निकलने वाला है। इन विच टाइप ऑफ केस वी आर टॉकिंग अबाउट? cognizable, which is a non-bailable offense. So at that point of time, वो दिल्ली पुलिस जो है वो मुंबई में आएगी, एंड मुंबई में आके वो मुझे यहाँ पे अरेस्ट करेंगे, और जैसे ही अगर मैं अरेस्ट हो गया, देन वो वापस नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसके बाद में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा। तो फिर अब मुझे पता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो मेरे अगेंस्ट वारंट इशू करने वाले हैं आज के ही दिन में। अब एक ही दिन में मैं यहाँ से दिल्ली पहुँचूँ और वहाँ पे जाके वापस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करूँ, ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज मुझे वहाँ पे पहुँचने में मिनिमम 1 दिन लग जाएगा, कुछ भी मैं कर लूँ। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू बॉम्बे हाई कोर्ट, और बॉम्बे हाई कोर्ट में मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल, कि मैं बोलूँगा कि देखो मेरा जो ओरिजिनल रेसिडेंस है वो दिल्ली है, लेकिन वहाँ पे मैं पहुँच नहीं सकता हूँ, तो जब तक मैं वहाँ पे पहुँचूँ आप मुझे ट्रांजिट बेल दे दो यहाँ से वहाँ तक जाने का, सो दैट पुलिस मुझे बीच में से अरेस्ट ना करे। देन वहाँ पे दिल्ली पहुँचने के बाद में मैं वहाँ पे वापस एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन डालूंगा इन दिल्ली हाई कोर्ट। दिस इज एवरीथिंग कम्स अंडर CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और उसके अंदर जब हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस पे किसी को पकड़ रहे हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो मेरे अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकलने के पहले मैं ऐसे बेल जो है इसके लिए अप्लाई कर दूंगा। तो अगर दिल्ली में मेरे अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू होने वाला है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल, तो वो टाइम पे मैं क्या करूंगा, एंटीसिपेटरी बेल जो है उसके लिए मैं वहां पे एप्लीकेशन डाल सकता हूँ अगर मैं दिल्ली में हूँ। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है कि आई एम द रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, बट राइट नाउ आई एम इन मुंबई। सो दिल्ली टू मुंबई देयर इज अ quite a long distance, and it's not possible for me to reach there at same point of time, and वहाँ पे just I'll go and I'll apply for a bail. So वो टाइम पे क्या होगा, हम लोग मैं अगर मुंबई में हूँ तो मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या करूँगा, एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल के लिए एप्लीकेशन डालूंगा। और ये ट्रांजिट बेल का मतलब क्या होगा कि मैं अभी यहाँ से दिल्ली नहीं जा सकता, तो जब तक मैं दिल्ली नहीं पहुँचूँ, दिल्ली पुलिस मुझे अरेस्ट ना करे मुंबई में आके भी, तो इसके लिए मैंने ट्रांजिट बेल ले लिया एंटीसिपेटरी, इन द एंटीसिपेशन कि दिल्ली पुलिस मुंबई में आके मुझे अरेस्ट करेगा। तो इसके लिए मैंने टाइम ले लिया कोर्ट के पास से थोड़ा सा, कि मुझे टाइम दे दो, मैं दिल्ली पहुंच के अपने आगे के जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट करूं। तो फिर मैं बॉम्बे हाई कोर्ट के पास से ये एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल ले सकता हूँ, और उसके बाद में अगर दिल्ली पुलिस मुंबई आता भी है तो भी वो मुझे यहाँ पे अरेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज मेरे पास एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल है। और फिर दिल्ली पहुंचने के बाद में आई अगेन अप्लाई फॉर अ एंटीसिपेटरी बेल, अरेस्ट होने के पहले। अरेस्ट अगर हो गया तो नॉन बेलेबल में जाऊंगा, उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता ज़्यादा। तो जो पॉलिटिशियंस है ना, वो ये स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, तो आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल, जैसे
यहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल होता है। बेल का मतलब क्या है कि मैं रिक्वेस्ट करके जब तक मेरे केस के प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं तब तक मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करके बाहर आ सकता हूँ, जब तक कोर्ट केस का डिसीजन नहीं आ रहा है। लेकिन वो किस में होगा? बेलेबल ऑफेंसेस अगर रहेंगे तो उसमें होगा, है ना। नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर होंगे तो मेरा केस का हियरिंग भी जब तक चल रहा है फिर भी मैं जेल के अंदर ही हूँ। अब बेल का मतलब ये होगा मैं बाहर आ सकता हूँ, है ना। दूसरी बात, अब सपोज मैंने कोई क्राइम किया है दिल्ली में, अब मैं मुंबई में हूँ, तो दिल्ली पुलिस, ओके, दिल्ली से मैं रेसिडेंट हूँ, मैं अभी फिलहाल मुंबई में हूँ। अब दिल्ली पुलिस जो है वो मेरे पास मेरा अरेस्ट वारंट लेके आ गए एंड दे कैन हियर डिमांड फॉर ट्रांजिट रिमांड। ठीक है, ट्रांजिट रिमांड मतलब दिल्ली पुलिस यहाँ पे आके मुझे रिमांड में लेंगे, देन अब बेसिकली क्या होगा यहाँ पे कि अब उनको क्या करना है, अभी मुझे यहाँ से उनको दिल्ली लेके जाना है। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, उन्होंने मुझे यहाँ पे पकड़ लिया, लेकिन पकड़ने के बाद में आपको 24 आवर्स के अंदर वो जो क्रिमिनल होगा उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब यहाँ का जो दिल्ली पुलिस जिसने मुझे यहाँ पे पकड़ा है वो क्या करेंगे, वो यहाँ के मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे मुंबई में। अगर मैं दिल्ली से हूँ और उन्होंने मुझे पकड़ा कहाँ पे, मुंबई में। अब दिल्ली पहुंचने के लिए एक आध दिन 2 दिन का टाइम लग रहा है, सपोज इतना डिस्टेंस है, ठीक है। सो वो टाइम पे क्या होगा कि 2 दिन लगने वाले हैं जहाँ से मैं ओरिजिनल दिल्ली से बिलोंग कर रहा हूँ और मैं अभी मुंबई में हूँ। तो अभी दिल्ली जाने के लिए 2 दिन का टाइम है। तो अब पुलिस मुझे ऐसे ही पकड़ के मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किए बिना अपने कस्टडी में ऐसे ही नहीं रख सकते, अपने रिमांड में ऐसे ही नहीं रख सकते। तो वो टाइम पे पुलिस के पास भी ऑप्शन होता है कि वो मुझे अगर मुंबई में अरेस्ट कर रहे हैं, मैंने क्राइम कहाँ पे किया है, दिल्ली में किया है, केस कहाँ फाइल हुआ, दिल्ली में हुआ, वो कौन से स्टेट का पुलिस अरेस्ट करेगा मुझे, दिल्ली का। तो वो दिल्ली जो के पुलिस जो है वो यहाँ पे आएंगे, मुझे अरेस्ट करेंगे एंड देन वो यहाँ के जो मजिस्ट्रेट रहेंगे ना उनके पास जाके वो ट्रांजिट रिमांड ले लेंगे। इसका मतलब दे विल टेक अ टाइम फ्रॉम हियर्स मजिस्ट्रेट आस्किंग कि इट इट विल टेक टाइम टू रीच टिल दिल्ली। सो उतने टाइम का आप हम लोगों को यहाँ पे परमिशन दे दो। फिर दिल्ली पहुंचने के बाद में वहाँ के जो मजिस्ट्रेट रहेंगे उनके सामने वो पर्सन को इन्वेस्टिगेट करके लेके जाएंगे, वो तो नॉर्मल प्रोसीजर चलेगा। गेटिंग? तो ये ट्रांजिट रिमांड होता है और एक होता है एंटिसिपेटरी ट्रांजिट बेल। मतलब आपने क्राइम कोई एक स्टेट में किया है और फिलहाल आप दूसरे स्टेट में हैं। तो आप जो स्टेट में है वहां पे आपको दूसरे स्टेट के या यूनियन टेरिटरी, दिल्ली इज यूटी बराबर है, वहां के पुलिस आके अरेस्ट करने वाले हैं। तो इन दैट एंटिसिपेशन आई कैन फाइल फॉर एंटिसिपेटरी बेल, अगर दूसरे प्लेस पे हो तो एंटिसिपेटरी ट्रांजिट बेल के लिए अप्लाई करूंगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये आपको याद रखना है, आज जो मैंने बताया वो बहुत काम की चीज़ है, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे अगर हम लोगों को लग रहा है कि वापस कभी अगर लॉकडाउन हो सकता है तो वापस आपके एमसीक्यूज एग्जाम अगर हुए देन यू शुड बी एबल टू रिमेंबर दिस। ओके, नाउ विल स्टार्ट विथ दिस टॉपिक। आज ये खत्म कर देंगे हम लोग। सो यहाँ पे आपको बोल क्या रहा है, कॉपीराइट प्रोटेक्शन बहुत सिंपल है। कॉपीराइट प्रोटेक्शन ऑफ कंटेंट ऑन इंटरनेट, कॉपीराइट नोटिस, डिस्क्लेमर, एक्नॉलेजमेंट, क्या क्या है। अब यहाँ पे आपको बोला क्या है, द साइबर वर्ल्ड ऑल्सो एंजॉयज प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट लॉ। वेब कंटेंट सच एज इमेज, ग्राफिक्स, जो भी कुछ है ना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है, अब ये जो भी कुछ है दे ऑल कम्स अंडर सेक्शन 43। अब याद रखो सेक्शन 43 बहुत काम की चीज़ है। आप आईटी एक्ट का सेक्शन 43B ये याद रखेंगे। इसके अंदर आप जो भी सारी चीज़ें बोलो जो इंटरनेट पे हम लोग देखते हैं, सोचते हैं, दैट इज टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एज वेल। अब ये काम का क्यों है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर लाइबिलिटी जो है वो अप टू 1 crore अ पर्सन कैन फाइल फॉर।
1 करोड़ तक का। तो मतलब आपका मैक्सिमम जो लॉस हुआ है उसके लिए आपको कंपेंसेशन मिल सकता है यहाँ से। किसके अगेंस्ट? अ पर्सन हु डाउनलोडेड मटेरियल विच इज अनलॉफुल, किसी का कॉपीराइट वायलेटेड मटेरियल आपने डाउनलोड किया हुआ है, एंड कंपेंसेशन इज पेएबल टू अफेक्टेड पर्सन। सो ये है, एनी मटेरियल क्रिएटेड फर्स्ट एग्जिस्ट द कॉपीराइट, कॉपीराइट प्रोटेक्शन टेक्स प्लेस फॉर मटेरियल एक्सप्रेस्ड इन एनी फॉर्म, वेदर इट इज इन अ फिजिकल फॉर्म और वर्चुअल फॉर्म इटसेल्फ। तो अगर कोई टेक्स्ट है जिसका मैंने प्रिंट आउट ले लिया है तो भी वो भी कॉपीराइट वायलेशन ही होगा। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है दैट देयर इज अ नीड टू डिस्प्ले अ नोटिस फॉर अ कॉपीराइट मटेरियल। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें मेरा साउंड है, बराबर है। अब बाई चांस अगर कोई ये सेम लेक्चर्स को अगर रीयूज कर रहा है मेरे परमिशन के बिना, तो इसके लिए मुझे अलग से वापस कॉपीराइट परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट कॉपीराइट जो है वो मुझे ही बिलोंग करेंगे। दैट इज द ओनली थिंग। आप देख लो, द बेस्ट एग्जाम्पल इज यूट्यूब। आई पुट दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है, फॉर यू गाइज, सो दैट यू कैन अगेन रेफर इट फ्रॉम देयर। अब जब मैंने वहाँ पे ये मेरा वीडियो रखा हुआ है, ठीक है, और आप लोग उसको रेफर कर रहे हो, और वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई दूसरा इसको मुझे पीछे बिना वो सेम दूसरे कोई यूट्यूब चैनल पे अगर ये सेम वीडियो अगर वो अपलोड कर रहा है, तो आई कैन डायरेक्टली फाइल एंड यूट्यूब कैन ऑल्सो पुट अ कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन दैट वीडियो। कॉपीराइट स्ट्राइक बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब है कि आपका जो मटेरियल है वो किसी दूसरे के मटेरियल जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल है वहाँ पे उससे एग्जैक्टली मैच हो रहा है। अब मैंने यूट्यूब के पास कॉपीराइट डिमांड नहीं किए थे, बट बाय डिफॉल्ट वो आ गए। सो कोई एक वेबसाइट अगर है और उसके नीचे कॉपीराइट लिखा हुआ रहता है, वो ज़रूरी नहीं है, नहीं भी लिखा है तो भी वो जो वेबसाइट है वो जिसने बनाया उसी को बिलोंग करेगा, उसके कंटेंट उसी को बिलोंग करेंगे। सो मैनी वेबसाइट्स, if they avoid liability under the law by displaying disclaimer on website, the creator, he makes no claims as to copyright in the work posted on the website, but such disclaimer do no rescue the developer from the liability for infringement which may arise under the copyright law। तो अगर मैंने कोई वेबसाइट बनाया और वो वेबसाइट के ऊपर अगर मैंने सपोज कोई एक मटेरियल डाला है जो कॉपीराइट वायलेशन है, ठीक है, लेकिन मैंने नीचे ऐसा नहीं डाला कि यहाँ ये वेबसाइट के कॉपीराइट जो है वो मेरे पास है, तो अगर मैंने वो डिस्क्लेमर नहीं डाला फिर भी मैंने वो वेबसाइट बनाया, तो अगर उसमें कॉपीराइट रिलेटेड अगर कुछ क्लेम आएंगे, देन आई एम ओनली लायबल फॉर दैट। देन नेक्स्ट क्या बोला है? डाउनलोडिंग फॉर व्यूइंग कंटेंट ऑन द इंटरनेट, हाइपर लिंकिंग एंड फ्रेमिंग। अब हाइपर लिंकिंग का मतलब क्या होता है, जल्दी से समझते हैं। एज यू कैन सी हियर, मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, दैट इज एंटिसिपेटरी ट्रांजिट बेल या एंटिसिपेटरी बेल। अब ये क्या कर रहा है, ये बहुत सारे जो अलग अलग न्यूज़ में आज के टाइम पे ये कीवर्ड के सपोर्ट में जो भी आर्टिकल्स चल रहे हैं न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, देखो ये सब कुछ है ना, निकिता, यहाँ पे आपको सब जगह पे दिखेगा, देखो निकिता एंड शांतनु। तो ये जो है इनके अगेंस्ट एक केस फाइल हुआ है एंड उन्होंने क्या किया, एंटिसिपेटरी ट्रांजिट बेल के लिए अप्लाई किया है। तो अब ये क्या है वो मुझे कहाँ से पता चलेगा? तो एक द प्रिंट करके न्यूज़ है, उसका यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसका बेसिक 2-3 लाइन यहाँ पे लिखे हुए हैं और आगे का पूरा न्यूज़ पढ़ना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये मुझे कौन दे रहा है? गूगल दे रहा है, ध्यान से देखो। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो अगेन यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस है, ये DH करके कोई दूसरा डेक्कन करके है, देन ये द प्रिंट वापस आ रहा है। देन अगर मैं व्यू ऑल करूँगा तो ये इंडियन एक्सप्रेस है, वापस उसके अंदर वापस 2-2 लाइन्स आपको मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं व्यू ऑल करता हूँ सपोज, सो यहाँ पे देखो आपको
वो हर एक के बारे में एक छोटा सा ये आपको क्या मिल रहा है, एक छोटा सा पार्ट मिल रहा है, और यहाँ से आप उसके बारे में आगे पढ़ सकते हो अगर चाहिए तो, है ना। लेकिन जब मैं इस पे अगर क्लिक करूंगा, जैसे अगर मैं इसके ऊपर अगर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये फिर मुझे उसके ओरिजिनल वेबसाइट पे लेके जा रहा है, ध्यान से देखो, है ना। लेकिन थोड़ा सा पार्ट जो है वो यहाँ पे गूगल ने दिया हुआ है, गूगल ने यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट डिस्प्ले किया है, और उसके आगे अगर मुझे पूरा पढ़ना है तो फिर मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, उसका ओरिजिनल जो प्लेस है वहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको दिखा है, निकिता गेट्स 3 वीक्स ट्रांजिटरी बेल। सो ये मैंने आपको जो आज एक्सप्लेन किया वो है, एंड दिस इज द मेन केस जहाँ पे ये ट्वीट किए थे फार्मर प्रोटेस्ट के अगेंस्ट। ये आपने सुना रहेगा, नहीं सुना है तो मतलब आपका जीके बहुत वीक है, थोड़ा न्यूज़ व्यूज़ देखने की ज़रूरत है। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बेसिक आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स के लिंक दिए हुए हैं, और उसके बारे में उनके उनके वेबसाइट्स पे जो पोस्ट है ना वो यहाँ पे दिया है। एंड वो उसके ऊपर देखो, ये हर एक कौन से न्यूज़ चैनल से आपको ये पोस्ट मिल रहा है वो दिया हुआ है। लाइव लॉ, टाइम्स नाउ, फर्स्ट पोस्ट, डेक्कन हेरलैंड, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, है ना, क्विंट, ये हर एक का दिया हुआ है। अब यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस, क्विंट, हिंदू टाइम्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, दे कैन नॉट से कि गूगल हैज वायलेटेड द कॉपीराइट लॉ by putting our article on their web page। गूगल क्या कर रहा है, सिंपली आपने कोई एक कीवर्ड सर्च किया है, ओके, सो कंटिन्यू करता है। थोड़ा अगर बीच में वापस डिस्टर्बेंस हो तो लेट मी नो, आज इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है मेरे एंड पे। सो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि गूगल ने ये सारे जो अलग अलग वेबसाइट्स पे उन्होंने जो आर्टिकल्स डाले हुए हैं उसका एक लिंक गूगल ने अपने ये वेब पेज पे डाला है, जो ये सर्च लिस्ट में आया हम लोगों को, है ना। तो अब यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, ये गूगल के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने हम लोगों के कॉपीराइट रूल या लॉ का वायलेशन किया है, बिकॉज दे आर प्रेजेंटिंग आर आर्टिकल ऑन देयर वेब पेज। हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसा नहीं बोल सकता कि आपने हम लोगों का आर्टिकल अपने वेबसाइट पे पब्लिश करके आप हम लोगों का जो मेहनत है उससे यू आर ट्राइंग टू अर्न, नहीं। इन शॉर्ट यहाँ पे गूगल क्या कर रहा है, आप अगर कुछ सर्च कर रहे हैं तो आपका वो सर्च सिंपल करके दे रहा है, और जब आप इसको पढ़ने की ट्राई करेंगे तो वापस गूगल आपको क्या करेगा, ओरिजिनल जो उनका वेब पेज है, वेबसाइट है, वहां पे ही लेके जाएगा ना। ये कोई भी लिंक पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो गूगल वापस आपको वही आर्टिकल पढ़ने के लिए उनके पूरे ओरिजिनल वेबसाइट पे लेके जाएगा। अगर गूगल पूरा आर्टिकल यहाँ पे ही अगर बताएगा ना, देन दैट इज द प्रॉब्लम कि गूगल अपने ही पेज पे सारा आर्टिकल भी बता रहा है। लेकिन गूगल क्या कर रहा है, सिर्फ टाइटल दे रहा है, उसके 2-3 लाइन बताएगा आपको, और उसके आगे अगर पूरा पढ़ना है देन वी सपोज टू विजिट दिस प्लेस, है ना। दैट इज द मेन थिंग। सो अभी क्या है, मैं वापस जो आर्टिकल है जिनका ये ओरिजिनल कॉपीराइट मटेरियल है उनके पास आ गया मैं। सो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपके पास कॉपीराइट वायलेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ये आर्टिकल का लिंक सिर्फ हम लोगों ने गूगल पे यहाँ पे दिया था। मैं वो पूरा आर्टिकल जैसा वो वेबसाइट पे ओरिजिनल दिया हुआ है वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब हम लोग अपने केस पे आते हैं। एज यू कैन सी हियर, डाउनलोडिंग और व्यूइंग द कंटेंट एंड हाइपरलिंकिंग। क्या बोला है देखो, डाउनलोडिंग द कंटेंट फ्रॉम इंटरनेट इज वायलेशन ऑफ कॉपीराइट और not is a topic for a controversy, since for accessing a page from internet usually download the copy। So अब अगर मैंने कोई एक, जैसे मैं गूगल बोल रहा हूँ तो गूगल अगर जब मैं गूगल का पेज कॉल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, टेम्पररी वो जो पेज है
वो मेरे टेम्पररी मेमोरी में स्टोर होगा, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि फर्स्ट टाइम अगर मैं कोई एक वेब पेज कॉल कर रहा हूँ, इट टेक्स टाइम टू अपीयर दैट वेब पेज ऑन माई ब्राउजर। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब अगर वो पेज जो है वो एक बार अगर मेरे पास मेरे ब्राउजर में ऑलरेडी लोड हो गया है, उसका एक कॉपी मेरे ब्राउजर के पास है, तो नेक्स्ट टाइम अगर सेम मैं वेब पेज अगर कॉल करूंगा तो उसको उतना टाइम नहीं लगेगा गेटिंग। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वेब पेजेस आर डाउनलोडेड फॉर अ व्यूइंग पर्पस। सो वो टाइम पे वी कैन नॉट से कि दैट इज द इन्फ्रिंगमेंट ऑफ कॉपीराइट, ठीक है, बिकॉज यूजर ने वो पेज व्यू करने के लिए ही सिर्फ वहां पे वो वेब पेज को आपके ब्राउजर में लोड किया था। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब यहाँ पे केस दिया हुआ है प्लेंटिफ वाला। प्लेंटिफ मतलब किसी ने तो केस फाइल किया है। कैली नाम है, लेजली कैली, और उसने क्या बोला है, कॉपीराइटेड had copyrighted many images of American West. Some were located on our website. Now defendant जो है उसने क्या किया है, उनका जो इमेज है इनका थंबनेल प्रोवाइड किया था ऑन देयर सर्च इंजन, है ना। एंड जब आप ये थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो वो अपने लार्ज वर्जन में आ रहे थे एंड कुड बी व्यू ऑन एरिबीज पेज. Now the thumbnail is a fair use, but it displays the larger image within its web page. That's a violation of author's exclusive right to publicly display his work. On this web page, अगर मैं यहाँ image search कर रहा हूँ, अब we have multiple images, जिसमें से इफ आई सिलेक्ट दिस इमेज और दिस इमेज, आपको दिख रहा है यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का है। अब ये क्या कर रहा है, आपको वो इमेज जो है ना वो बता रहा है, लेकिन आपको अगर ये पूरा इमेज और उस वो क्या लिंक है, ये पूरा अगर कंप्लीट इमेज अगर देखना है, देखो एक छोटा सा थंबनेल है यहाँ पे, हियर दिस इज द स्मॉल थंबनेल, और यहाँ पे उसका थोड़ा सा बड़ा साइज बताया। अब ओरिजिनल इमेज अगर आपको पूरा देखना है तो आपको गूगल क्या करेगा, ओरिजिनल जो वेबसाइट है जहां पे ये फोटो आया हुआ है वहां पे लेके जाएगा, बराबर है, एंड वहां पे जाके आप वो पूरा फोटो देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, जो भी है। नाउ अगर छोटे छोटे थंबनेल्स जो यहाँ पे दिए हैं दैट इज ऑन देयर सर्च इंजन, और उसके बाद में उसके छोटे से ही फोटो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, इससे बड़े अगर फोटोज आपको देखने हैं, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, उनके ओरिजिनल वेबसाइट पे। उससे ज़्यादा आपको गूगल कुछ नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे वी कैन नॉट से कि गूगल हैज़ वायलेटेड कॉपीराइट रूल। अगर ऐसा होता था तो अब तक गूगल का ये जो फोटो वाला या फिर यहाँ पे जो हम लोग वीडियोस देखते हैं, सो अगेन देखो ये वीडियो में भी ये लिंक दे रहा है ना, और ये इमेजेस वाला पार्ट है। तो ये जो छोटे छोटे थंबनेल्स आ रहे हैं, आप क्लिक करेंगे तो वो थंबनेल थोड़ा बड़ा होगा, और उसके बाद में आपको उसका पूरा अगर इमेज का डिटेल चाहिए, उसके साथ रिलेटेड जो भी चीज़ है वो चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, यू सपोज टू गो विजिट टू देयर ओरिजिनल वेबसाइट, है ना। सो यहाँ पे वी कैन नॉट से कि गूगल हैज़ वायलेटेड द कॉपीराइट रूल। सो सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोगों को बताया हुआ है कि अगर ऐसा कुछ अगर है तो वो टाइम पे हम लोग उसको कॉपीराइट वायलेशन नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ सब कुछ अगर वही पेज पे अगर दिख रहा है देन दैट्स द कॉपीराइट वायलेशन। लिंकिंग, अगेन लिंकिंग में क्या बोलते हैं, एंड डीप लिंकिंग, दो टाइप के लिंक्स क्रिएट होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट। सरफेस मतलब व्हेन अ होम पेज ऑफ द साइट इज लिंक्ड देन इट्स अ सरफेस लिंकिंग। जैसे अगर मैं आपको सिर्फ वो वेबसाइट पे भेज रहा हूँ, आपने जैसे सर्च किया सपोज BSc IT कोर्सेज, तो मैंने वहाँ पे जो भी कॉलेजेस BSc IT कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उनका मैंने होम पेज लिंक करके रखा है। लेट्स सपोज भवंस है, दालमिया, मिठी बाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो जब आप क्लिक करेंगे तो मैं क्या करूँगा, आपको वो वेबसाइट के होम पेज पे लेके जाके छोड़ रहा हूँ। लेकिन अब सरफेस लिंकिंग जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई अगर IT से नहीं है
देन उसको फाइंड आउट करना कि आपने जो वेबसाइट पे उसको छोड़ा है वहां पे BSc के डिटेल्स कहाँ पे दिए हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डीप लिंकिंग। ठीक है, डीप लिंकिंग का मतलब क्या होगा कि मैं वहां पे उसको, सपोज मैंने उसको मिठी बाई के वेबसाइट पे लैंड किया कराया, तो मिठी बाई के वेबसाइट पे अगेन जो स्पेसिफिक वेब पेज जो सिर्फ ये कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, वहां पे जाके मैं उसको छोड़ूंगा, नॉट जस्ट ऑन अ होम पेज, याद रखो। As you can see, if I search BSc IT courses in Mumbai, सो अब ये क्या कर रहा है, देखो अगर मैं ऑल में जाता हूं तो अब यहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पे ये देखो कोई ना कोई कॉलेजेस आ रहा है, कॉलेज दुनिया वो सब आ रहा है। अब इसके आगे अगर मैं बोल रहा हूँ, ये देखो ये जेवियर्स के अंदर BSc कोर्स अवेलेबल है। तो अब जब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे जेवियर्स के होम पेज पे नहीं लेके जा रहा है। ठीक है, वो मुझे क्या करेगा, जेवियर्स कॉलेज का जो BSc का स्पेसिफिक पेज बना हुआ है वहां पे लेके जा रहा है मुझे। एंड वहां पे मुझे फिर वो डिटेल बताएगा कि क्या कौन से कोर्स का क्या फीस है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, अगर ये मुझे होम पेज पे लेके जाता था ना इसका, तो ये सरफेस लिंकिंग होता था। लेकिन वो मुझे होम पेज पे नहीं लेके गया, मेरे लिए चीज उसने और सिंपल कर दिया। यहाँ से अभी मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है कि BSc का डिटेल कहाँ पे है। बराबर है, वो मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है, डायरेक्टली वो BSc का जो पेज है उसके ऊपर। इसको हम लोग डीप लिंकिंग बोलते हैं। अगर हर बार मैं आपको सिर्फ जो वेबसाइट पे ये डिटेल प्रोवाइड है उसके अगर होम पेज पे लेके जाके ही छोड़ूंगा तो इसको हम लोग सरफेस लिंकिंग बोलते हैं। दैट इज द डिफरेंस, बहुत सिंपल है। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, टिकट मास्टर वर्सेज माइक्रोसॉफ्ट। क्या बोला है, टिकट मास्टर फाइल अ कंप्लेन इन फेडरल कोर्ट कैलिफोर्निया का, और उसमें उसमें क्या दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट डाइल्यूटेड दैट ट्रेडमार्क्स क्रिएटेड अ फॉल्स डिसेप्टिव एंड मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो ये टिकट मास्टर है उसका कोई ना कहीं वो जो ट्रेडमार्क है ये मिसयूज किया है, ये बोल रहा है ये। अब क्या बोल रहा है, constituted unfair competition and business practice and constituted a commercial misuse of their trademark। माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर केस हुआ है, टिकट मास्टर ने किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एट दैट टाइम ऑपरेटेड साइडवॉक, अ रिक्रिएशनल एंड कल्चरल गाइड वेबसाइट। व्हाट माइक्रोसॉफ्ट वाज डूइंग सिंपली इज अ साइडवॉक यूजर वांटेड टू बाय अ टिकट। जैसे आप देखो कि हम लोग मेक माई ट्रिप या कहीं पे जाता है, I'll give you one example. So we are at make my trip। अब यहाँ पे मैं जाके, ये देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट आ रहा है मेक माई ट्रिप का। अब मैं यहाँ पे फ्लाइट सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड मैंने सर्च किया, ध्यान से देखो। जब मैं फ्लाइट यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ देन इट विल डिस्प्ले मी कि मेरा सोर्स क्या है, दिल्ली है, डेस्टिनेशन क्या है, बेंगलोर है, मुझे जाना कभी है तो वो संडे का डेट बता रहा है। और उसमें अभी यहाँ पे देखो आपको इंडिगो है, उसके चार्जेस क्या है, देन स्पाइस जेट है उसके चार्जेस क्या है, एयर इंडिया के चार्जेस क्या है, एयर एशिया, स्पाइस जेट। तो ये वे में जो भी अवेलेबल फ्लाइट्स है वो मुझे बता रहा है। यहाँ से मैं व्यू प्राइस कर सकता हूँ, यहाँ से मैं फ्लाइट डिटेल चेक कर सकता हूँ। ओके, एंड अगेन अगर मुझे बुक करना है तो यहाँ पे मैं लॉग इन करूंगा एंड आई कैन बुक अ फ्लाइट टिकट्स हियर। अब मेक माई ट्रिप के ऊपर इंडिगो या फिर स्पाइस जेट, एयर एशिया, ये जो है ये कॉपीराइट वायलेशन क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिगो जो है वो जस्ट अ कनेक्टर है। जो जिनको अपना ट्रिप प्लान करना है
तो वो अपना ट्रिप प्लान करने के लिए किसके किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से वो फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हैं, कहाँ से वो ट्रेन टिकट्स बुक कर सकते हैं, कहाँ से वो होटल बुक कर सकते हैं, उनको खाली कनेक्ट करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे टिकट बुक करूंगा तो पैसा जो है वो मेक माई ट्रिप के पास थोड़ी रहेगा। पैसा किसके पास जाएगा? जिनके फ्लाइट से उनके उनके पास ही जाएगा पैसा, राइट। लेकिन मेक माई ट्रिप आपको ये चीजें जो है वो सॉर्ट करके दे रहा है ना। सॉर्ट कौन से बेस पे कर रहा है? कौन से एयरलाइंस आपको कम रेट्स में सेम फ्लाइट टिकट्स प्रोवाइड कर रहा है, कम टाइम में पहुंचा रहा है, या फिर बेटर सर्विस दे रहे हैं। ये कोई ना कोई XYZ वे में हम लोगों ने इसको फिल्टर आउट किया हुआ है। सो अगर ऐसा कुछ अगर बता रहे हैं तो आप वो टाइम पे कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर होता था तो कब का मेक माई ट्रिप के ऊपर होटल, एयरलाइन, बस टिकट बुकिंग सबने कॉपीराइट क्लेम किया था, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। मतलब दिस इज लीगल। सो अगर ये लीगल है तो जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वाला केस पढ़ रहे हैं ना वो भी लीगल है, क्योंकि वहां पे माइक्रोसॉफ्ट ने भी वही सेम चीज किया है। सी, इफ यू रीड इट केयरफुली, यही सेम चीज हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एट दैट टाइम ऑपरेटेड अ साइडवॉक, अ रिक्रिएशनल एंड कल्चरल गाइड। आगे क्या हो रहा है? Microsoft was doing simply if a sidewalk wanted to buy a ticket to a particular event mentioned on the sidewalk, then वो क्या कर सकते हैं? यहाँ से टिकट मास्टर पेज जो है वहाँ पे जाके वो परचेस करेंगे। लेकिन उसके लिए जो लिंक है वो सेटअप कहाँ पे किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वेबसाइट पे किया था, जैसे अभी मैंने बताया। देन नेक्स्ट क्या है? फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर है, जो मैंने आपको गूगल वाला एग्जाम्पल बताया कि वो आपको सारे जो वेबसाइट से उनके URL बता रहा है, एंड आप जब उन पे क्लिक करेंगे तो आपको ओरिजिनल वेबसाइट पे लेके जाएगा। सेम चीज है। देखो यहाँ पे क्या बोला है? हार्ड रॉक कैफे एंड मॉर्टन, ये है। अब यहाँ पे क्या बोला है? पीटर मॉर्टन वॉज अ फाउंडर ऑफ हार्ड रॉक कैफे who sold his interest in the business to a parent company, कोई तो parent company. Now, Morton retained ownership of a Hard Rock hotel and casino and was granted a license to use certain service mark and trademark. The parent company later case file किया Morton के against that he has violated the license agreement by illegally framing the website to sell the CD. मतलब ये जो मॉर्टन है इसको कौन से राइट्स मिले थे? उसको राइट्स सिर्फ मिले थे कौन से? टू यूज, यहाँ पे देखो कसिनो है ना, कहाँ गया? यहाँ कहीं पे ही था। हाँ, सो मॉर्टन रिटेन द ओनरशिप ऑफ हार्ड रॉक कैफे, होटल एंड कसिनो। ये दो के ही राइट्स है उसके पास। उसके हार्ड रॉक कैफे की CD सेल करने के राइट्स नहीं है। सो यहाँ पे क्या बोला है? कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट द फ्रेमिंग मेड इज अनक्लियर टू यूजर वेदर ही और शी हैज लेफ्ट द हार्ड रॉक कैफे होटल वेबसाइट, especially though the content on the web page changed, the bookmark able domain name stays the same. So अब हार्ड रॉक कैफे होटल भी सेम लिंक या डोमेन से आ रहा है, उसके CD परचेस करने का जो लिंक है वो भी सेम ही है ना। और अगर मुझे उसके कसिनो में जाना है तो उसके लिए भी वो सेम वेबसाइट्स के थ्रू ही होके मैं जा रहा हूँ। तो वो टाइम पे अगर मैं बुकमार्क भी अगर कर रहा हूँ, मुझे अगर उसका CD परचेस करना है तो भी एक वेबसाइट ही बुकमार्क होगा। तो वो टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते कि आपको वो हार्ड रॉक कैफे में से लिमिटेड चीज़ों का ही परमिशन है। तो अभी अगर मैं उसका वेबसाइट अगर अपने यहाँ पे कहीं पे अगर एडवर्टाइज कर रहा हूँ तो उसमें म्यूजिक CD सेल करने का अगर मेरे पास परमिशन नहीं है तो वो मैंने राइट्स वायलेट किए, क्योंकि वेबसाइट सेम है। अगर दो अलग वेबसाइट्स रहते थे तो अलग बात था। ओके, नेक्स्ट क्या है? लाइबिलिटी ऑफ ISP। ISP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोल रहे हैं? लाइबिलिटी ऑफ ISP फॉर कॉपीराइट वायलेशन इन द साइबर वर्ल्ड। लीगल डिपार्टमेंट है। अब याद रखो ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। हम लोग है ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अगर आपको पता रहेगा कि ये USA में भी ये प्रॉब्लम हुआ है, तो हम लोग स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि व्हाट आर द लाइबिलिटीज ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से है ना इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाते थे, लिमिट हो जाते थे, और बहुत सारे केसेस में से वो अपना हाथ पीछे खींच लेते थे।
and we are not in a position to claim any further on them, and that's why we have amended our law, and now ISPs को हम लोग नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं। नेटवर्क इज अ वेरी वाइडर टर्म जिसके अंदर लैन वैन मैन आप जो भी कुछ बोलो बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। नेटवर्किंग हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ISPs, इसको मैं नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बोल रहा हूँ, मैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं बोल रहा हूँ। मतलब आई एम मेकिंग देम लायबल फॉर मेनी थिंग्स जो वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट द डिफरेंस। सो यूएसए में भी उनको जब तक ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं हुए थे, और उन्हीं से हम लोगों ने सीखा है। इसके लिए अभी हम लोग इंडिया में यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर यूज करता है। हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द लाइबिलिटी ऑफ ISP फॉर कॉपीराइट वायलेशन आर सब्जेक्ट टू डिबेट। मतलब मैंने आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया है, अब वो इंटरनेट यूज करके आप कोई मूवी देख रहे हो, या आप जैसे आप देखो कि टेलीग्राम है, टॉरेंट है, यहाँ से जाके आप वो मूवी डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब मैंने तो खाली इंटरनेट प्रोवाइड किया है, इफ आई एम एन इंटरनेट प्रोवाइडर, जैसे जियो है, वोडाफोन है, एयरटेल है, ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। अब वो इंटरनेट यूज करके अगर मैं सर्टेन मूवीज है, जैसे आप देखो कि मेरे पास कोई एक मूवी है, अब सॉरी, टेलीग्राम के ऊपर आपको सारे मूवी के पायरेटेड वर्जन्स आजकल अवेलेबल हो जाते हैं, सेकंड टॉरेंट बन गया है वो। तो आप देखो कि अभी मेरे पास कोई मूवी है, मैंने वो मूवी को जाके टेलीग्राम के ऊपर कोई एक चैनल बनाया, वहां पे अपलोड किया, और वहां से बहुत सारे दूसरे लोग जो है उसको डाउनलोड कर रहे हैं। अब मैंने वहां पे अपलोड किया है एंड अदर पीपल आर डाउनलोडिंग फ्रॉम देयर। तो अब इसमें मिस्टेक जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कैसे हो गया, क्योंकि उसने तो मुझे इंटरनेट प्रोवाइड किया था, उसने मुझे फाइल्स को कहीं पे भी एक्सेस, डाउनलोड, ये वो सारे ऑप्शंस दिए थे। अब मैं कहाँ पे क्या अपलोड डाउनलोड कर रहा हूँ वो ISP को नहीं पता है, एक्सेप्ट कि ISP को अगर गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया रहेगा कि ये XYZ वेबसाइट्स जो है, ये XYZ वेबसाइट्स अवेलेबल नहीं होना चाहिए, एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, एंड उसके बाद अगर वो वेबसाइट्स अगर एक्सेसिबल रहेंगे तो हम लोग ISP को लायबल डिक्लेयर कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को हर बार हम लोग क्लेम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी सेम प्रोविजंस है कि वी कैन नॉट से एवरी टाइम द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज लायबल। आप उसको लायबल कभी कंसिडर करेंगे, उसका उसका लाइबिलिटी कब आएगा वही हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे वही सेम पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, आई वॉन्ट यू टू जस्ट रीड इट फॉर 2 minutes, देन विल कंटिन्यू। आपको एक बार क्लियर आइडिया मिलेगा, जल्दी से पढ़ो। ओके, सो आई होप एटलीस्ट बेसिक कुछ आपने देखा रहेगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया है, यहाँ पे दैट ISPs देयर इज नो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इन अ लॉ। अब आप देखो कि अगर मैंने इंटरनेट प्रोवाइड किया है, अब कोई एक पर्सन वो इंटरनेट से क्या एक्सेस कर रहा है, क्या डाउनलोड कर रहा है, क्या अपलोड कर रहा है ऑन फेसबुक, ट्विटर, एनीवेयर, तो उसमें हाउ कैन यू मेक ISPs liable for that? ISPs are only liable when government bans something. As you know, government banned many porn websites, and now if those websites still accessible using this ISP's network, then they are liable. But if I say some people might upload something, जैसे आप देखो कि अगर फेसबुक लाइव पे अगर कोई ऐसे कुछ चीज़ें बता रहा है, जैसे आपने देखा रहेगा कि फेसबुक लाइव न्यू आया था, वो टाइम पे एक लड़की का लाइव रेप जो है वो फेसबुक लाइव पे आया था। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन नॉट मेक फेसबुक और ISPs लायबल फॉर दैट, बिकॉज जिसने इंटरनेट प्रोवाइड किया है उसको नहीं पता है कि वो इंटरनेट कोई क्या पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है। और फेसबुक ने जो लाइव फीचर प्रोवाइड किया है, तो जब तक फेसबुक को अगर कोई इंटीमेट नहीं करता है कि समवन इज ग्रोसली मिसयूजिंग योर लाइव सर्विस,
तब तक उनको पता नहीं चलेगा। और इंटरनेट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस जब तक गवर्नमेंट नहीं रखते तब तक आईएसपीज भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रख सकते ऑन द यूजर्स गेटिंग। सो सेक्शन 79 स्पीक्स अबाउट द लाइबिलिटी। सो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं, सेक्शन 79 में not to be liable in certain cases for removal of doubts. Any person who is providing any service as a network service provider shall not be liable under this act for certain cases, rules or regulation made there under for any third party info or data made available by him, even if it proves that the offense or a contravention was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such an offense. Like यहाँ पे example दिया है, network service provider means an intermediary. इसके लिए वो ज़्यादा liable नहीं है। Intermediary मतलब who helps to connect websites and end users, जो उनको access करने वाले end users है, उनको खाली connect करने के लिए intermediary party है। So the third party info means any information dealt with by a network service provider in his capacity. Now, Napster and its cousins, एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा केस है आज तक के टाइम का, आप समझ लो कि एक बहुत बहुत बड़ा केस है ये। एंड दैट्स वाई बहुत सारे प्लेसेस पे जब अगर हम लोग कॉपीराइट रूल्स की अगर एग्जांपल्स लेते हैं ना, तो वो टाइम पे ये केस का हम लोग डिस्कशन करते हैं। एंड उसी के लिए आपको भी अपने सब्जेक्ट में ये टॉपिक है। अब देखो ये क्या बोला है, नैपस्टर क्रिएट कब हो रहा है, 98-99। आप देखो कि एप्पल जो है ना वो भी उसने भी जब फर्स्ट टाइम अपने आईपॉड पे या अपने अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर जब म्यूजिक प्रोवाइड किया था ना, तो वो कंसेप्ट ही अलग था। आपने वो पुराने पॉप वीडियोस और सब देखे रहेंगे, वो बड़े बड़े रेडियो टाइप डिवाइस लेके लोग घूमते थे। पीपल वे दैट क्रेजी अबाउट म्यूजिक। इंडिया में आपको इतना नहीं दिखता था, लेकिन वहाँ पे था द कल्चर डिफरेंस मेनली। तो अब वहाँ पे लोग इतने बड़े रेडियो लेके घूम रहे थे, और आप अगर उनको बोलेंगे कि भाई मैं आपको वो सेम चीज़ अगर मोबाइल पे या एक छोटे से डिवाइस पे प्रोवाइड करूँगा, है ना, लाइक आईपॉड टाइप, तो देखो वो टाइम पे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ भी था। ठीक है, अब सेकेंड थिंग ये है कि अब इंटरनेट आ गया 92-93 में, बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ होने लगा। अब वो टाइम पे किसी को ये पता नहीं था कि हम लोग म्यूजिक जो है उसको हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा बड़े म्यूजिक्स के परमिशन मिलेगा। लाइक आपके पास अगर 10 सॉन्ग है, आप 10 शेयर करो, सामने वाला 10 शेयर करेगा, और ऐसे 1000 लोग अगर 10-10 सॉन्ग्स अगर अपने शेयर करेंगे, तो आप देखो कि कितने सारे सॉन्ग्स आपके पास अवेलेबल हो गए, वैसे बाकी सबके पास अवेलेबल हो गए। ये आइडिया किसी के पास नहीं था। तो शेयरिंग इज केयरिंग वाला जो पैटर्न है वो नैपस्टर लेके आया। जिसने बनाया था वो बंदा वो टाइम पे 19 ईयर्स का था, ये और इसका टीम। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, शॉन है। अब ये क्या है, इनिशियली इन्होंने क्या किया, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। उनको क्या चाहिए, ज़्यादा म्यूजिक्स, ज़्यादा एल्बम्स उनको एक्सेसिबल चाहिए, लेकिन वो आपको ईजिली अवेलेबल हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाया। एग्जैक्टली लाइक वी हैव समथिंग लाइक आप देख लो कि हम लोग के पास आज के टाइम पे समझ लो कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया, अब व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप पे तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, आप समझ लो टेलीग्राम है, मैं उस पर कुछ अपलोड कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट सब लोग जो भी अपलोड करेंगे वो सारी चीज़ें वहाँ पे। जैसे आप देख लो कि देर आर फ्यू चैनल्स ऑन टेलीग्राम जिसके ऊपर आपको 25,000-30,000 मूवीज़ मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, सारे। तो अब उसका मतलब क्या है, मेरे पास इतना बड़ा एक लाइब्रेरी है, चाहिए तब मैं उसमें से कोई एक आध दो मूवी डाउनलोड करूँगा, देखूंगा, अगेन आई विल डिलीट इट, एंड इफ़ आई वांट आई कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट दैट, जैसे टॉरेंट पे भी कर रहे थे, पीयर टू पीयर नेटवर्क था। तो ऐसे ही कोई सिस्टम ये फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ है।
तो आपके हार्ड डिस्क पे से कुछ चीज़ें सर्च होंगे, डाउनलोड होंगे, है ना। एंड दूसरा यूज़र जो है, सो यहाँ पे क्या बोला है, म्यूजिक ट्रैक्स अलाउड peer to peer network because it allows music tracks available on one user's hard disk। जैसे टॉरेंट में होता है, मैं अगर अपलोड करूंगा तो ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीयर्स सीडर्स एंड लीचर्स वाला कंसेप्ट होता है। तो जितने ज़्यादा लोग अपलोड करते रहेंगे उतना जल्दी आप डाउनलोड कर पाएंगे, है ना। या फिर जितने ज़्यादा लोग डाउनलोड करेंगे, क्या होगा, मेरे कंप्यूटर में अगर 100 MB डाउनलोड होता है तो उसमें से 25 MB अपलोड होगा, जो और कोई जो डाउनलोड कर रहा है उसको हेल्प होगा। तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। तो मेरे कंप्यूटर पे, मेरे हार्ड डिस्क के पास कुछ फाइल है, वो आपके पास आएगा, आपके कंप्यूटर में से और किसी के पास जाएगा, तो वो सर्च हो सकते हैं, डाउनलोड हो सकते हैं, है ना, टू अनदर इंटरनेट यूजर। सो अब यहाँ पे क्या बोला है, इन्होंने जो सर्विस प्रोवाइड किया था ये प्योर पीयर टू पीयर नहीं था, टॉरेंट जैसा। टॉरेंट जैसा अगर होता था तो जैसे टॉरेंट हर बार हाथ ऊपर करता है, ये भी कर सकते थे। इन्होंने सर्टन कुछ चेंजेस कर दिए। इन्होंने क्या किया, एक सेंट्रलाइज सर्वर बनाया अपना खुद का, जिसके ऊपर सारे ट्रैक्स को इंडेक्स किया। टॉरेंट ऐसा कभी नहीं करता है, इसके पास से सीखा है। इनका जैसा बैंड बजा, वो देख के, वो सीख के टॉरेंट ने खुद को बहुत सेफ रखा है। एंड दैट्स वाई आज भी आपको टॉरेंट मिलता है, आज भी उसके ऊपर बहुत सारे पायरेटेड चीज़ें मिलता है, लेकिन उसने कोई भी चीज़ को खुद से इंडेक्स नहीं किया। आपको छोटा सा टॉरेंट फाइल मिलेगा, आप अपलोड करोगे, वो टॉरेंट फाइल एक्सेस करो, फाइल डाउनलोड हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये जो इंडेक्स्ड है, अवेलेबल एंड द लोकेशन आर सिमिलर टू द वे वी यूज इंस्टेंट मैसेजिंग वर्क। कि ओके ये वाला मेरे पास चाहिए मुझे, तो वो कहाँ पे, वो यहाँ पे। सो वो हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो कैपेबिलिटी ऑफ नेपस्टर सर्विस प्रोवाइडर। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो, नेपस्टर ने एक टाइम में 1998-99 में और 2 साल के अंदर उसके पास मोर देन 26 मिलियन यूजर्स आ गए फरवरी 2001 तक। अब ये जो है ना, ये तकलीफ दे रहा था। इन्होंने क्या किया, एक ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो चालू कर दिया, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीवन वाज जस्ट यूजिंग नैपस्टर टू डाउनलोड द म्यूजिक। अब क्या होगा, यहाँ पे कोई एक पर्सन एक सीडी लेके आएगा खरीद के, और वो डायरेक्टली उठा के नैपस्टर पे अपलोड कर देगा। एक सीडी उसने अपलोड कर दिया, मतलब खत्म ना। बाकी लोग वो नया सीडी कोई म्यूजिक का खरीदेगा ही नहीं। वो टाइम पे ये कंसेप्ट था ना कि जो कंपनीज म्यूजिक लॉन्च करते हैं, वो अपने म्यूजिक सीडी, एल्बम के सीडीज लॉन्च कर रहे थे। अब नैपस्टर अगर अवेलेबल है तो रेयरली देर आर पीपल हु विल गो एंड परचेज अ सीडी फ्रॉम द स्टोर। बाकी सब क्या करेंगे, किसी 1 2 या 4 लोगों ने अपलोड कर दिया, बाकी सब वही सेम म्यूजिक डाउनलोड करेंगे। एंड दैट इज द बिग प्रॉब्लम और अ लॉस फॉर बिग कंपनीज लाइक सोनी म्यूजिक और बाकी के जो म्यूजिक जनरेशन कंपनीज थे। वही है, देखो, वंस अ पर्सन हैज बॉट द सीडी लोडेड इन अ हार्ड ड्राइव एंड रेस्ट ऑल पॉपुलेशन कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री। तो क्या हो रहा है, ये कंपनीज को तो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इनको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। Napster and other firm account for $300 million losses to this company। इतने बड़े कॉपीराइट लॉ वायलेशन हो रहे थे। एंड 2001 में $300 मिलियन मतलब बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो कंपनीज है इन्होंने मिलके क्या किए, केस फाइल किया। अब लॉ सूट क्या है, विद इन द ईयर ऑफ इट्स लॉन्च सेवरल मेजर रिकॉर्डिंग कंपनीज, कौन से, RIAA रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इंडिया इन्वॉल्व ही नहीं है, अपना पिक्चर ही नहीं था ज़्यादा। अपने यहाँ पे ऐसा हो भी रहा है तो आप देखो कि IT एक्ट हम लोग का 99 के बाद बना है, 2000 में हम लोग बोल रहे हैं। तो जब हम लोग का रूल बना है, लोग समझेंगे, यूज़ करेंगे, तब तक में तो इनका केस लड़के हो गया। सो हम लोग के यहाँ पे वो सारे तकलीफ ही नहीं है। सो यहाँ पे क्या बोला है, सम इंडिविजुअल बैंड्स ऑल्सो दे ऑल्सो फाइल अ केस अगेंस्ट नैपस्टर। ठीक है। अब एक्शन क्या हुआ, 5 मार्च 2001 पे बहुत सारे लोगों ने एक साथ लीगल केस फाइल किया एंड नैपस्टर को बोला कि भाई आपने बहुत ज़्यादा कॉपीराइट वायलेशन कर दिए, हम लोगों के मटेरियल आपने बिना पूछे अपने वेबसाइट पे डाले एंड पीपल आर एक्सेसिंग इट फ्रॉम देयर एंड वी आर लूजिंग ऑन आर रिवेन्यू और ऑन आर प्रॉफिट। तो हम लोग इतना मेहनत करके अगर एक म्यूजिक CD लॉन्च करता है, आप एक कॉपी डाल के सबको फ्री में बांट रहे हो,
एंड फ्रॉम देयर यू आर अर्निंग अ प्रॉफिट. मेंबरशिप चालू किया था नैपस्टर ने देन, कि यू कैन मंथली पे $5 $10 और आपको मेंबरशिप मिलेगा अनलिमिटेड म्यूजिक का. तो क्या है, यू आर अर्निंग फ्रॉम आर बिजनेस, यू आर अर्निंग फ्रॉम आर एफर्ट्स. तो दैट इज टोटली नॉट अलाउड. सो वही है, Napster compiled with this order but tried to make a deal with recording companies. Napster ने क्या बोला कि भाई आपके जो भी कॉपीराइट फीस है ना मैं वो भर दूंगा एंड Napster को मैं एक लीगल सब्सक्रिप्शन सर्विसेज में कन्वर्ट कर दूंगा. लेकिन ये जो प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद में ये जो भी कंपनीज है उन्होंने बोला कि नहीं भाई हम लोग को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो अपना कंपनी बंद कर और हम लोग के जो भी लॉस हुए हैं वो हम लोग को दे दे. अब देखो Napster जो है ना उसके पास जो क्लेम हुआ था वो कितना था, 300 मिलियन का. जब ये बैंकरप्ट होता है, इसको सेल करता है, तो इसके असेट्स जो है वो $8 मिलियन है. जितना इसको पे करना था उससे बहुत कम है. तो अब क्या हो गया, धीरे धीरे बैंकरप्ट हो गया, उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर किया, उसके असेट्स सेल हो गए एंड उसके बाद में दूसरे कंपनी ने ये जो असेट्स है ये परचेज किए. अब क्यों परचेज किए उन्होंने, क्योंकि भाई Napster के पास 26 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स है. तो जो कोई अगर इसको लीगल सर्विस में भी कन्वर्ट करता है और वो 26 मिलियन में से अगर 25% भी अगर मुझे मिल रहा है ना, तो मेरा एक बिजनेस जैसे चालू करने के साथ में ही एकदम जंप के साथ चालू होगा. सो वही है, एक सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट है, उन्होंने क्या किया, जॉइंट वेंचर किया ऑनलाइन म्यूजिक के लिए और उसके बाद में वो सेम ये कंपनी चला रहे थे. सो ये वाला केस है. अब एसेंस ऑफ केस क्या है, Napster user were directly violating complaint of copyright. बराबर है. Napster liable for contributing violation of the complaints copyright. Compliant copyright मतलब उसको पता था कि भाई उसके प्लेटफॉर्म पे लोग क्या शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में. टॉरेंट बोलता है कि भाई मुझे पता नहीं है मेरे यूजर्स क्या शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको म्यूजिक भी मिलता है, बुक्स भी मिलते हैं, मूवीज भी मिलते हैं, हर एक चीज़ मिलता है, सॉफ्टवेयर भी मिल रहा है टॉरेंट पे. तो टॉरेंट हाथ ऊपर कर रहा है कि देखो मैंने कोई इंडेक्सिंग बना के नहीं रखा है, जो गलती Napster ने किया. मैंने कोई पेड सब्सक्रिप्शन चालू नहीं किया, जो गलती Napster ने किया. तो आप समझ लो कि टॉरेंट ने Napster के केस में से बहुत सारी चीज़ें सीखे और हर किसी को बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए Napster में से. तो इसके लिए एक बहुत अच्छा बड़ा केस बन गया है ये. 2 साल में 2 यूज़र से 26 मिलियन यूज़र होना और सडनली $300 मिलियन कंपनी बन जा, मतलब इतना लॉस देना बाकी कंपनीज को. तो आप सोचो कि इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया रहेगा. ठीक है, उनका लीगल डील क्रैक नहीं हुआ, ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने वो सर्विसेज को लीगल किया है लेकिन आपने टोटल मुझे कितना लॉस किया है उतना आप रीपे अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं वो लीगल होने क्यों दूँ. और अगर ये लीगल हो गया तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, रूल ब्रेक करेंगे एंड बाद में सेटलमेंट पे आएंगे ना कि भाई चलो अभी पकड़े गए तो अभी हम लोग सेटलमेंट पे आते हैं. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. अब Napster ने गलती किया था, उसको पता था, सबको पता था, उसको भी पता है कि इतने यूजर्स क्यों आ रहा है, वो इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है. लेकिन फिर भी Napster ने अपने साइड से खुद को डिफेंड करने का ट्राई किया. बहुत बेवकूफ़ वाले आर्ग्यूमेंट्स उसके साइड से आते हैं. Napster did not dispute the allegation of direct violation. Therefore, the court accused at least some of the Napster's users to direct violation of their activity, जहाँ पे बिना परमिशन आपने कॉपीराइटेड मटेरियल जो है म्यूजिक है उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया. Now, contribution violation of copyright require that the defendant, मतलब जिसके ऊपर केस हुआ है, should have some knowledge of direct violation undertaken by exterior party and must have materially contributed to direct violation. आपको पता है कि आपके वेबसाइट पे लोग डायरेक्ट एक सीडी अपलोड कर रहा है और हजारों लाखों लोग जो है उसको एक्सेस कर रहे हैं एंड आप वो अलाउ होने दे रहे हैं ना. आपको पता ही है कि Napster चल क्यों रहा है, म्यूजिक आप एल्बम्स जो है लोगों को रिक्वायर्ड है और वो आप प्रोवाइड कर रहे हो उनको, इसके लिए तो Napster इतना पॉपुलर है. अब ये पता होने के बाद भी आप लोगों को अलाउ कर रहे हैं, किसी को वार्न नहीं कर रहे हैं. आप देखो कि अगर टेलीग्राम जो मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर आपको बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे और अगर मैं क्लेम करूँगा ना कि ओके मेरे कोई मटेरियल या कुछ या फिर कोई एक चैनल अगर जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है दैट्स अ वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट,
तो वो क्या करेंगे, वो जो चैनल है उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम डालेंगे, थोड़े टाइम वो ब्लॉक रखेंगे, जो मटेरियल जो स्पेसिफिक फाइल्स कॉपीराइट वायलेट कर रहे हैं उसको बैन कर देंगे, जो मैंने क्लेम किया था। जो मैंने क्लेम नहीं किया वो वहाँ पे वैसे ही रहेगा। सो मतलब टेलीग्राम को भी पता है कि उनके जो सर्विसेज है वो लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, और वो व्हाट्सएप नहीं बन सकता डायरेक्टली, लेकिन व्हाट्सएप से बेटर अलग कुछ सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर वो डायरेक्टली चैनल्स को अगर बैन करेगा ना, तो क्या होगा कि लोग टेलीग्राम यूज़ करना बंद कर देंगे। तो अब लीगली जो प्लेस पे टेलीग्राम रन हो रहा है उनके कॉपीराइट रूल्स भी फॉलो करने हैं और यूजर्स को होल्ड भी करना है। टेलीग्राम को पता है कि कॉपीराइट वायलेशन होंगे और वो वायलेशन की वजह से ही लोग टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पायरेटेड मूवी, म्यूज़िक, सॉफ्टवेयर सब कुछ मिल रहा है, बुक्स भी मिल रहा है। तो अब टेलीग्राम जो है वो खुद लीगली फंसेगा नहीं, पता होने के बाद भी कि हाँ हम लोग का प्लेटफॉर्म क्यों यूज़ हो रहा है। नैपस्टर ने ये गलती किया, टेलीग्राम भी उससे सीख रहा है। ठीक है, मतलब लोग स्मार्ट हो गए ऐसे केसेस देख देख के। तो टेलीग्राम क्या करेगा, कोई एक चैनल उसके ऊपर अगर कोई एक मटेरियल आ रहा है, इफ दैट्स अ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट, किसी ने अगर क्लेम किया तो टेलीग्राम उसके ऊपर से वो मटेरियल ब्लॉक कर देगा। अगर सारे मटेरियल अगर कॉपीराइट वायलेशन है तो थोड़े टाइम के लिए वो चैनल जो है उसको ब्लॉक करेगा, जो ओनर है उसको वार्न करेगा, आप वो मटेरियल हटा दो, हटा दिया, चैनल वापस चालू हो गया, आपके सब्सक्राइबर्स वहाँ पे ही है। या फिर आपको पता चला, आपने वहाँ पे नीचे दूसरे चैनल का नाम दिया कि ओके हम लोग का ये जो चैनल है इस पे कॉपीराइट वायलेशन हुआ है, नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी प्रोवाइडिंग मटेरियल ऑन नेक्स्ट चैनल, लोग वहाँ पे आ गए। सो टेलीग्राम जो है वो खुद बच भी रहा है लीगल इश्यूज से, और जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना उनको वो वे भी बता रहा है जो खुद के समझ से लोग कर रहे हैं। सो यहाँ पे वही है, फाइनली मटेरियल कंट्रीब्यूशन वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय Napster's provision of the site, which is a direct violation. The court consequently said Napster was liable for contributing violation of जो भी म्यूजिक कंपनीज है, दैट इज प्लेंटिफ है, जिन्होंने केस फाइल किया उनके कॉपीराइट वायलेशन हुए हैं। अब ये सेम जो केसेस है आप टेलीग्राम के अगेंस्ट नहीं फाइल कर सकते। टेलीग्राम बोलेगा हम लोगों को पता नहीं है, जब कभी हम लोगों को पता चला हम लोगों ने वो चैनल्स वो मटेरियल को बैन किया है। सो दैट मीन्स यू कैन नॉट फाइल और यू कैन नॉट क्लेम अस। द मेन पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल दे आर द यूजर्स, वी हैव जस्ट प्रोवाइडेड अ सर्विस टू देम, वी आर इंटरमीडियरी पार्टीज, and if the services which is provided by us, if users are misusing those services, then we are not liable, that's it। वही सेम चीज यहाँ पे होगा। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, डिफेंस बाय Napster, बहुत बेवकूफ वाला दिया था। Napster unsuccessfully argued 4 defenses for the allegation made against them. Firstly, Napster argued that their right to free speech allowed, अब ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास राइट टू स्पीच अवेलेबल है, फंडामेंटल राइट, जैसे इंडिया में हम लोग के पास अवेलेबल है। तो अब आपके पास ये अवेलेबल है, इट डजंट मीन्स कि आपके पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस है, उसके बेस के ऊपर यू कैन जस्ट शेयर समवन्स म्यूजिक, है ना। सो यहाँ पे राइट टू स्पीच इज नॉट एप्लीकेबल टू इनलीगल डाउनलोडिंग फाइल्स विदाउट रिडीमिंग दी पर्पजेस। सो अगेन बेवकूफ़ों वाला कुछ तो आर्ग्यूमेंट दिया, है ना, और केस वीक बन गया। सेकेंड, Napster argued that the placement of the ban against the company would result in a lot of financial suffering. अब भाई आपने इतना कमाया है तो उतना फाइनेंशियल सफरिंग आपको होगा भी, तो ये भी बेवकूफ़ वाला दिया उसने क्या बोला, हार्डशिप बोर्न बाय Napster इज नॉट हायर देन द इंटरेस्ट ऑफ कॉपीराइट। आपका जितना लॉस होगा वो तो आपने पायरेटेड मटेरियल इनलीगल वे में आपने जो अर्न किया है वो आपका लॉस होगा, और उससे ज़्यादा जो भी आपका लॉस हो रहा है। बट ओरिजिनल जिन्होंने मेहनत करके अपने म्यूजिक सीडीज जो लॉन्च किए थे उनके लॉस के सामने ये तो कम ही है। थर्ड इज Napster रिप्लाइड ऑन अ लीगल प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट द क्रिएटर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी शुड नॉट बेयर अ बर्डन ऑफ प्रिवेंटिंग कॉपीराइट वायलेशन विच टेक्नोलॉजी इज कैपेबल ऑफ सब्सटेंशियल नॉन वायलेटिंग यूज। ओके, सो अब देखो क्या बोला है Napster, क्या बोल रहा है, फाइनली Napster अटेम्प्टेड टू रिलाई ऑन सेक्शन 512 ऑफ डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। ये स्पेशली यूएसए का है, इंडिया में नहीं है ये एप्लीकेबल। इंडिया में हम लोगों ने इसके प्रोविजंस यूज करके हम लोगों ने इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1999 में अमेंडमेंट्स किए थे।
तो आपका जो पुराना आईपीआर का सिलेबस था उसमें हम लोग अलग से ये प्रोविजंस पढ़ते भी थे, अब नए सिलेबस में नहीं है। सो यहाँ पे क्या बोला है, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, ये यूएसए का बना हुआ है। यहाँ पे क्या बोला है, दिस पीस ऑफ अमेरिकन लेजिस्लेशन अलाउज ISPs टू प्रोवाइड अ कनेक्शन फॉर अ मटेरियल दैट इज टेम्पररी स्टोर्ड ऑन इट्स सर्विस एंड impunity under certain conditions. So, however, Napster could not prove that the code that is fell under the classification of service provider. मतलब अभी Napster क्या बोल रहा था, वो खुद को सर्विस प्रोवाइडर प्रूव करने का ट्राई कर रहा था। गेटिंग, जैसे मैंने आपको बोला फेसबुक है, तो अब फेसबुक के ऊपर कौन क्या शेयर कर रहा है फेसबुक को पता नहीं है। तो अगर कोई आके बोलेगा कि भाई फेसबुक के ऊपर कॉपीराइटेड मटेरियल मूवीज अवेलेबल है, I'll file a केस अगेंस्ट फेसबुक कि आपने कॉपीराइट वायलेशन किया है। फेसबुक हाथ ऊपर करेगा, फेसबुक क्या बोलेगा कि आप में से किसी ने नोटिफाई किया रहेगा और हम लोगों ने एक्शन नहीं लिया रहेगा, देन वी आर लायबल। लेकिन किसी ने नोटिफाई नहीं किया है तो वी आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू आवर यूजर्स। नाउ इन विच और व्हाट मैनर यूजर्स यूटिलाइज दिस सर्विसेज, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। I mean, we are not responsible for that. Concern नहीं आएगा, sorry, wrong word use किया मैंने. So, till the point of time, no one informs us or notifies us, तब तक we are not liable because we have provided same service to all the users. If someone is using in a legal way or someone might be using in a illegal way, तो आपने इन्फॉर्म करने के बाद में अगर हम लोगों ने वो मटेरियल डाउन नहीं किया या वो अकाउंट ब्लॉक नहीं किया, देन फेसबुक इज लायबल। तो एग्जैक्टली सेम आर्ग्यूमेंट विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम नैपस्टर साइड। लेकिन नैपस्टर का तो बात ही अलग है, उन्होंने खाली म्यूजिक के लिए ये अलाउ किया था और थोड़े टाइम के बाद में दे वर अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम दिस। ठीक है, सॉरी। एंड उसमें इतने सारे यूजर्स है, वो शेयर कर रहे हैं, सब कुछ नैपस्टर को पता है। तो यहाँ पे नैपस्टर खुद को सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बोल नहीं सकता है। तो डिसीजन वही है, नैपस्टर के अगेंस्ट आया, नैपस्टर को शट डाउन कर दिया और जो भी उन्होंने लॉस किए थे वो सब उनको पे करने बोला। सो आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन द इंडियन कॉपीराइट एक्ट हम लोग क्या बोलेंगे, आपको क्या करना है, अगर ऐसा सिमिलर कोई केस अगर इंडिया में होता है तो हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला है, पर्पज ऑफ द यूज क्या था, नेचर ऑफ द वर्क विच इज डेटा इज बीइंग प्रोवाइडेड, अमाउंट ऑफ वर्क यूज एंड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑन द मार्केट वैल्यू, उतना आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, है ना। सो द पर्पज ऑफ यूज अगर हम लोग देखेंगे तो स्पेशली पीपल वे इंक्वायरिंग फॉर डाउनलोड एक्टिविटी ओनली, है ना। सो यू कैन रीड समथिंग फ्रॉम द ओल्ड टेक्स्ट एंड कमेंट ऑन इट एंड बाय गिविंग अ सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट विच इज ऑलरेडी बिन रिटन, आप क्या करेंगे, आपके सिर्फ वहाँ पे सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मूवीज के बारे में रिव्यू दे रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। लेकिन अगर मैं पूरा मूवी अगर वहां पे बता दूं रिव्यूज में, दैट इज इनलीगल, है ना। तो यहाँ पे अगर आप म्यूजिक के बारे में सजेशंस देते थे, कमेंट्स करते थे, दैट इज डिफरेंट। लेकिन आप पूरा वो सजेशन के साथ में आप पूरा म्यूजिक ही प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट इज ऑफकोर्स अ कॉपीराइट वायलेशन। सो वो ही यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो ये सेम केस चल रहा है और यहाँ पे हम लोग वापस उसी को हम लोग इंडियन वे में कैसे यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या बोला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 107 कॉपीराइट, यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट वेदर सच यूज इज ऑफ अ कमर्शियल नेचर और इज फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल एजुकेशनल पर्पज। जैसे कोई एक मूवी है तो कॉलेज में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अगर वो मूवी एजुकेशनल पर्पज के लिए बताया जा रहा है, ओके। आप देखो जैसे BMM है तो बहुत बार उनको सर्टन मूवीज बताते हैं जिसमें से उनको सिखाया जाता है। तो वैसे ही अगर हम लोगों ने ऐसे कोई मूवी, कोई म्यूजिक्स, अगर म्यूजिक स्कूल है और वहाँ पे अगर हम लोग म्यूजिक सिखाने के लिए अगर ऐसे सॉन्ग्स का यूज कर रहे हैं, देन दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द कॉपीराइट वायलेशन बिकॉज दैट इज यूज्ड फॉर अ एजुकेशनल पर्पज। लेकिन आप अगर कमर्शियली अगर उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अब कमर्शियली का मतलब क्या हुआ, मैंने एक म्यूजिक क्लास खोला है जहाँ पे मैं आई एम आस्किंग यूजर्स और माई स्टूडेंट्स टू पे लैक्स ऑफ रुपीज़, और उसके बाद में अगर मैं उनको पास जो म्यूजिक बता रहा हूँ उनको, वो अगर मैं फ्री वाला म्यूजिक यूज कर रहा हूँ, देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम बिकॉज दैट इज माई कमर्शियल सोर्स, राइट। I have basically I have asked my users to pay. I have charged my students for this service.
और उसके बाद में जो म्यूज़िक मैं सिखा रहा हूँ और उसके लिए जो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ वहाँ पे उसके राइट्स मेरे पास नहीं है, तो वो वायलेशन होगा। गेटिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉलेज जो है दे सेटअप अ कॉलेज कंप्यूटर लैब। अब कंप्यूटर लैब के अंदर आपके पास से एवरी टाइम दे चार्ज कंप्यूटर लैब फी, और उसके बाद में अगर वो आपको वो सेम कंप्यूटर्स के ऊपर अगर पायरेटेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, देन दैट्स द वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट, बिकॉज कॉलेज हैज चार्ज कंप्यूटर लैब फी एंड दैट मीन्स कि जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर हो, ये कॉलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी। ठीक है, अगर कॉलेज कंप्यूटर लैब फी चार्ज नहीं करता है, उसके बाद में अगर सर्टन सॉफ्टवेयर्स अगर वहां पे लाइसेंस्ड नहीं है, ठीक है, देन दैट विल बी फाइन। वो टाइम पे हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि कमर्शियली उन्होंने वो अप्लाई नहीं किया, कमर्शियली दे आर नॉट यूजिंग इट। लेकिन अगर आपके पास से वो अगर फीस चार्ज कर रहे हैं मतलब कमर्शियल यूज हो गया। सो वही हम लोग बता रहे हैं। नेचर ऑफ ओरिजिनल वर्क क्या है, नेपस्टर केस में हम लोग को पता है एन अमाउंट ऑफ वर्क यूज्ड बाय नेपस्टर, और उसके बेस के ऊपर हम लोगों ने उनके ऊपर क्लेम फाइल किया, तो वही सेम केस है, आप पढ़ लेना, अभी मैं वापस नहीं बता रहा हूँ। सो इफेक्ट मार्केट के ऊपर इफेक्ट क्या हुआ, तो जो भी इंडियन म्यूजिक रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री था अमेरिका का, वो सबको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उनके ये नैपस्टर बंद होने के बाद में उनको प्रॉफिट बढ़ गया, उनके सीडी के सेल्स बढ़ गए, क्योंकि अभी फ्री में म्यूजिक प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो लोग वापस मार्केट में आके म्यूजिक सीडी खरीदने लगे। जब तक नैपस्टर चालू था तब तक ये कितने भी सीडी मार्केट में लॉन्च कर रहे थे, लोग खरीदने वाले बहुत कम थे, क्योंकि हर कोई जाके नैपस्टर से यूज कर रहा था। सो कंक्लूजन ऑफ एन अल्टरनेटिव फॉर नैपस्टर क्या होगा, अब यहाँ पे क्या बोला है, कॉपीराइट लॉ जो है वो आपको क्लियरली प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो अभी आप जो भी कोई म्यूजिक अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेंगे, आप वो सारे सॉन्ग्स का कॉपीराइट परचेस करके प्रोवाइड करेंगे। लाइक वी हैव सावन, अमेजॉन म्यूजिक और बाकी बहुत सारे आजकल के टाइम पे आपको अलग अलग प्लेसेस मिलेंगे। सो वहाँ पे उनके पास अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो जो सॉन्ग्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, उनके कॉपीराइट्स रहेंगे उनके पास। विदाउट दोज कॉपीराइट्स दे कैन नॉट प्रोवाइड सच सर्विस टू यू, दैट्स इट। सो वही बेसिक दिया हुआ है, मैंने आपको पूरा केस जो है वो डिटेल में बता दिया। डिजिटल लाइब्रेरी क्या होगा, पर्पस क्या रहेगा उसका, MP3 यहाँ पे हम लोग सेव करेंगे फाइल्स, इसको कमर्शियल पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उसका कॉपीराइट्स नहीं है दैन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। नेचर ऑफ ओरिजिनल वर्क, कभी अगर हम लोग बोलेंगे कि ये आपका ओरिजिनल वर्क है, अगर ये आपका ओरिजिनल वर्क नहीं है, इफ़ यू आर नॉट द क्रिएटिव ऑफ दैट वर्क, दैट मीन्स वो आपका ओरिजिनल वर्क नहीं है, और वो टाइम पे यू सपोज टू हैव अ राइट्स टू यूज दैट। कितना मटेरियल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन सा लीगल रहेगा, अगर इनलीगल वे में यूज़ करेंगे तो मार्केट को कितना लॉस होता है। आप देख लो बॉलीवुड एंड हॉलीवुड इंडस्ट्री को एवरी ईयर बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि वो जो भी मूवी लॉन्च करते हैं वो सारी मूवीज़ का एक पायरेटेड वर्जन जो है वो आपको टॉरेंट, टेलीग्राम ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाता है। अब वो लोग क्या है ना, मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि जब अगर मैं क्लेम करूंगा सो इंटरनेट में सोर्स कौन सा है ये पता करना बहुत डिफिकल्ट है, फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। एंड सेकेंड थिंग, देर आर पीपल जिनको ये जो मूवीज़ है ना ये थिएटर में देखना ही पसंद है। तो अगर एवेंजर्स है तो अगर ऑनलाइन मुझे पायरेटेड कॉपी मिल भी रहा है ना तो भी मैं जाके उसको थिएटर में ही देखूंगा, है ना। सो जो लोग आने वाले वो आने ही वाले, और हम लोग यहाँ पे सोर्स उसका कहाँ से ये पायरेसी हो रहा है ये फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए जो मूवी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज या हॉलीवुड इंडस्ट्री, टॉलीवुड जो भी है, वो ये सारे में इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते। हाँ, बट स्टिल दे ट्राई कि ना हो, लेकिन अगर आ गया तो वो फिर उसके बाद उसमें इतना कोई प्रॉब्लम, इतना कोई मेहनत नहीं करेंगे। उससे बेटर कि वो उस अपने दूसरे कोई प्रोजेक्ट में ध्यान देंगे, बस वही है यहाँ पे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। क्या होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी, बिग प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर पायरेसी मीन्स अनऑथोराइज्डली आप वो सॉफ्टवेयर को कॉपी कर रहे हैं, दूसरे कंप्यूटर पे डाल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, या फिर आप उठा के किसी दूसरे को सेल कर रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा होता था जब हम लोग को असेंबल कंप्यूटर्स मिलते थे। असेंबल कंप्यूटर समझते हैं, आपको अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम लोग वो लेमिंगटन रोड पे जाते थे, ग्रैंड रोड पे, और वहाँ पे जाके हम लोग अपना एक कंप्यूटर जो है वो असेंबल करते थे। एंड वहाँ पे आपको
ऑपरेटिंग सिस्टम और जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए आज भी चलता है, लेकिन आज कम हो गया आज के टाइम पे, क्योंकि हम लोग एक स्टैंडर्ड लैपटॉप या कंप्यूटर परचेस करते हैं और उसमें आपके पास अभी ये कंपल्शन है कि आप जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर परचेस करेंगे वो अभी आपको वहाँ से परचेस करना है, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत सारे सॉफ्टवेयर लीगल होके ही आते हैं, आप उसका आपके पास से वो ऑलरेडी लाइसेंस फीस लेते हैं वो कंपनीज। तो अब सॉफ्टवेयर पायरेसी इज अ प्रॉब्लम फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ओनली, बट इट इजंट सो, इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अ सोसाइटी, क्योंकि आपको आदत हो गया है एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करने का। एंड इंडिया इज एट द फर्स्ट, बहुत सारे कंट्री में इंडिया इज द फर्स्ट प्लेस। सो इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा सॉफ्टवेयर नहीं बिकेंगे तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो जॉब कर रहा है वो कम हो जाएंगे। हेयर कट होता है, हेयर कट का मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो ज़्यादा जो पेमेंट दे रहे हैं जिनको, या तो उनका पेमेंट आधा कर देंगे या ऐसे एम्प्लॉयज़ को निकाल देंगे और उसके अगेंस्ट वो दो दूसरे एम्प्लॉय को कम पेमेंट में रखेंगे, है ना। देन टैक्सेशंस है, जैसे अभी वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यहाँ पे जितना कमाएगा उसके अगेंस्ट वो टैक्स पे करेंगे ना, लेकिन अगर उनका अर्निंग ही अगर कम हो रहा है बिकॉज ऑफ पायरेसी तो वो टैक्स भी कम पे करेंगे, मतलब गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है, कंपनीज को भी लॉस हो रहा है, और आईटी इंडस्ट्री में जो जिनको जॉब रिक्वायर्ड है उनके जॉब भी नहीं मिल रहा है। एंड नेक्स्ट थिंग, इट अफेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर इंडिया में अगर कोई आके किसी को अगर इन्वेस्ट करना है और इंडिया में अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे अगर पायरेसी हो रहा है तो कोई कंपनीज यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं ना, या फिर नए सॉफ्टवेयर को बनाने का वो मेहनत ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने जैसे बनाऊंगा कोई ना कोई दूसरा आके उसको उसका पायरेटेड कॉपी बना लेगा। तो आप अगर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप अगर उनको अश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, दैट मीन्स कि हम लोग एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड प्रोवाइड कर रहे हैं सबको, जहाँ पे आपने अगर अपने मेहनत से कुछ इनोवेट किया है, देन यू हैव राइट टू अर्न द फेम एज वेल एज मनी फ्रॉम देयर, प्रॉफिट फ्रॉम देयर। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर पायरेसी इंडस्ट्री क्या कर रहा है, आपका मेहनत है, कमा कोई दूसरा रहा है, सो दैट शुड नॉट बी द केस। यहाँ पे वही हम लोग बता रहे हैं। सो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा वही दिया आपको, वो सब बेसिक पॉइंट्स बताए हुए हैं। सो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन अ सॉफ्टवेयर वॉज रिमूव्ड, प्राइजेस ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो हम लोग ने कम कर दिए। एंड उसके साथ में देखो अभी आज के टाइम पे हम लोग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं करना है, मीडिया कैंपेन चलते हैं, एंड स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशंस होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, जहाँ पे भी ऐसा कुछ अगर पता चलेगा तो, और फाइन भी मारते हैं हम लोग, है ना। और ये आज के टाइम पे चल रहा है। कॉलेजेस में भी ऑडिट के लिए अलग से सॉफ्टवेयर कंपनीज आते हैं, और अगर उनको पता चलता है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर है जिनका लाइसेंस नहीं है, दैट्स फाइन, लेकिन अगर पायरेटेड मतलब आपने अगर क्रैक किया उसको विदाउट लाइसेंस, आपने अगर उसको क्रैक करने का ट्राई किया, आपने उसको लीगल करने का ट्राई किया, तो फिर अच्छा सा आपके ऊपर भी फाइन लगेगा, ठीक है। सो दैट्स इट, वी आर डन विथ दिस यूनिट, आई मीन वी आर डन विथ यूनिट 3। नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विथ यूनिट 4। ओके, एनीवन, एनी डाउट्स, लेट मी नो। किसी को कोई डाउट है? एनीवन? हेलो, एनी डाउट्स? यस सर। ओके, सो नो डाउट, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो।